कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? राधे राधे एवरीवन। मैं हूं आप सबका होस्ट और दोस्त, आपका अपना शशांक भैया। फॉर दोज पीपल हु आर वॉचिंग द वीडियो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, मैं हूं सीए शशांक साबू। और मैं इस आपके खूबसूरत जर्नी ऑफ यू बिकमिंग अ प्रोफेशनल, यू बिकमिंग अ सीए का एक छोटा सा सीड की तरह आपकी लाइफ में आऊंगा। और आई एम प्रिटी श्योर कि आप मुझसे पढ़कर डेफिनेटली सीए फाउंडेशन भी क्लियर करोगे, एंड यू विल डेफिनेटली फॉल इन लव विथ बिजनेस लॉज। तो मजा आ रहा है? लास्ट के 2 क्लासेस करके कैसी लगी? मजा आया? कुछ नया जानने को मिला? बताओ बताओ। भैया मजा तो बहुत आया। चलो देखते हैं कितना आपको याद है। पहले तो हम ये चेक करते हैं। आइए, सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि आपको कितना आया। याद है कुछ या भूल गए? हमने शुरू किया था अपना जर्नी विद द टर्म लॉ, ठीक है ना? कानून के वर्ड से शुरू किया था हमने, कानून वर्ड से शुरू किया था, याद है आपको? और हमने देखा था कि सर जो ये लॉ वर्ड है ना, इसमें कई सारे चीजें हैं। लॉ में सर, लॉ में सर एक्ट भी है, रूल्स भी है, ऑर्डिनेंसेस भी है, सर्कुलर्स भी है, नोटिफिकेशंस भी है, रेगुलेशंस भी है, बायलॉज भी है। और हमने ये अपने मन का एक पूरा ख्वाब पूरा किया था कि सर ये एक्ट बनता कैसे है, इसमें कौन से बॉडीज इन्वॉल्व है, द लेजिस्लेटिव बॉडी, द एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी एंड द जुडिशियल बॉडी। लेजिस्लेटिव बॉडी जो है वो क्या करता है बताओ? अरे बोल नहीं रहे हो, ऐसे लेट के देख रहे हो क्लासेस? ऐसे नहीं चलेगा भैया, पूरा एक्टिव होके, पूरे जोश में, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको वैसे ही पूरा एक्टिव होके पढ़ना है आपको, ठीक है ना? तो सीधे हो जाओ, सीधे हो जाओ सबसे पहले ना मैं रुकने वाला ही नहीं हूँ। सीधे हो जाओ, मैं देख रहा हूँ। आप सीधे नहीं हो, ऐसे लेट के देख रहे हो। सीधे हो जाओ एंड बताओ, लेजिस्लेटिव बॉडी क्या करता है मुझे बताइए? लेजिस्लेटिव बॉडी लॉज बनाता है, दे मेक द लॉज। एग्जीक्यूटिव बॉडी या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी क्या करता है? दे इंप्लीमेंट द लॉ, ठीक है, दे इंप्लीमेंट द लॉ। एंड जुडिशियल बॉडी क्या करता है? जुडिशियल बॉडी देखता है, इंश्योर करता है कि लॉ प्रॉपर्ली कंप्लायंट हो रहा है या नहीं। एब्सोल्युटली ऑसम। लेजिस्लेटिव बॉडी को हमने 2 लेवल में डिवाइड किया था, सेंट्रल लेवल एंड द स्टेट लेवल। बट हमने अपना कैमरामैन ने फोकस कौन से ऊपर किया था? सेंट्रल लेवल के ऊपर, जहां पे हमने देखा था कि प्रेसिडेंट साहब इन्वॉल्व होते हैं, द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट यानी कि राज्यसभा एंड द लोकसभा के मेंबर्स भी इन्वॉल्व होते हैं टू मेक एन एक्ट। याद है ना आपको? मिनिस्ट्री एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करती है, देन इट अपॉइंट्स अ कमिटी ऑफ एक्सपर्ट्स। एक्सपर्ट जो है वो ड्राफ्ट बिल देते हैं, फिर उसके ऊपर और रिकमेंडेशन आता है बाय द रेगुलेटर्स, इंस्टीट्यूशनल, प्रोफेशनल बॉडीज, एंड उसके बाद बनता है एक फाइनल ड्राफ्ट बिल। क्या बनता है? फाइनल ड्राफ्ट बिल। फिर वो प्रेजेंट होता है इन द लोकसभा एंड द राज्यसभा, एंड उनके अगर समर्थन मिल जाए एंड प्रेसिडेंट साहब जब उसमें साइन कर देते हैं, that bill becomes an act. The bill becomes an act and it will be published in the official gazette. It will be published in the official gazette. उसके बाद हमने देखा था कि सर लॉ में तो कई सारे बच्चों का नाम हमने देखा था, और ये सब मिलकर लॉ कहलाता है आपका, ठीक है ना सर? यस सर। रूल्स, सर रूल्स कैसे आइडेंटिफाई करोगे? सर एक्ट जो है ना, एक्ट मेरे जुमा के तरह है। प्यार तो बहुत है, समझ रहे हो ना बात को? प्यार तो बहुत है, मगर कभी कभार आपको बयां नहीं कर पा रहे हैं, इतना प्रेम करते हैं। समझ जाओ बस, इतना कहकर आगे बढ़ रहे हैं। भैया आप तो कहीं और ही जा रहे हो। अरे सॉरी, थोड़ा फ्लो में चला गया था। और सर एक्ट भी कुछ ऐसा ही है। एक्ट में ना कई सारे बातें तो बोली गई है, बट कई कई जगह में एक्ट ना फॉल्स शॉर्ट इन वर्ड्स। तो एक्ट ना वहां लिख देता है एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड या फिर टू बी प्रिस्क्राइब्ड। बताओ, ठीक है? तो देखो, मेरा दिल का बात तो आप समझ सकते हो, समझ रहे हो ना बात को? बट एक्ट में कैसे समझे सर? एक्ट में दिल है क्या? कि टू बी प्रिस्क्राइब में क्या दिल ढूंढे क्या? नहीं, क्या ढूंढना पड़ेगा आपको? रूल्स ढूंढना पड़ेगा। क्या ढूंढना पड़ेगा बताइए भैया और बहनों? बताइए भैया। रूल्स ढूंढना पड़ेगा आपको। और जब भी एक्ट में लिखा रहेगा टू बी प्रिस्क्राइब्ड, एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, किसको रेफर करोगे आप? रूल्स को रेफर करो। किसको? हाँ, आपसे पूछ रहे हैं किसको करोगे? रूल्स को रेफर करोगे। और ये रूल्स बनाता कौन है? सीजी एंड एसजी। रूल्स बनाता कौन है भैया? सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। सर जैसे एग्जांपल था कंपनीज एक्ट 2013, सिमिलरली यू हैव द कंपनीज व्हाट एवर चैप्टर नेम ऑफ द कंपनीज एक्ट, रूल्स 2014। ठीक है सर, एक्ट समझ में आ गया, रूल समझ में आ गया। बट सर सुनिए ना, सर सुनिए ना, हाँ बताइए। कंपनीज एक्ट जैसा आपने कहा, कंपनीज एक्ट, राइट? ठीक है, जस्ट चेकिंग वेदर द वीडियो एंड ऑडियो इज एब्सोल्युटली फाइन, ठीक है?
जैसे कंपनीज एक्ट आपने देखा, तो कंपनीज एक्ट तो 2013 का बना हुआ है। यस, बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट। तो उसमें कई सारे चेंजेस भी तो मतलब लाना पड़ सकता है ना, क्योंकि 2013 का पहले का एक्ट बना हुआ है, तो उसमें कोई चेंजेस वगैरह लाना है तो क्या करेंगे? और सर क्या हम ये रूल्स जो बन जाता है ना, क्या रूल्स में भी चेंजेस आ सकता है? ओके, लेट्स आंसर दिस क्वेश्चन। बिल्कुल सर, एक्ट में भी एंड रूल्स में, दोनों में आप अमेंडमेंट्स ला सकते हो डेफिनेटली, क्योंकि एक्ट तो आपने देखा ना कितना डिफिकल्ट प्रोसेस से बनता है, राइट? क्योंकि एक्ट एक डिफिकल्ट प्रोसेस से बनता है, बहुत सारा डेलिब्रेशंस, लोकसभा राज्यसभा का सबका एकदम मतलब मंजूरी चाहिए, उसके बाद ही आपका एक्ट बनता है। तो उसको अमेंड करना, उसमें चेंजेस लाना भी कंपैरेटिवली थोड़ा डिफिकल्ट होता है। अमेंडमेंट्स तो आता है, ऐसा नहीं कि अमेंडमेंट एक्ट पास नहीं होता है, अमेंडमेंट एक्ट बिल्कुल पास होता है आपका सर, बट उनमें अमेंडमेंट्स लाना इन कंपैरिजन टू द से रूल्स, इट इज डिफिकल्ट। ठीक है सर, क्या रूल्स में भी हम लोग अमेंड कर सकते हैं? एब्सोल्युटली यस सर, आप रूल्स में भी इजीली अमेंड कर सकते हो, क्योंकि इसमें तो सीजीएसजी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट बनाता है ना, इसीलिए रूल्स को अमेंड करना कंपैरेटिवली इजी है और दोनों में ही अमेंडमेंट्स आता है। सर ये क्यों बता रहे हैं आप हम लोग को, क्या काम आएगा हमारा? देखो, आप देखोगे एक जगह द कंपनीज एक्ट 2013 लिखा हुआ है, एक जगह आप देखोगे द कंपनी नाम लिख के रूल्स लिख दिया, तो वहां एक कंफ्यूजन रहता है आपका कि एक जगह आपका एक्ट लिखा हुआ है, एक जगह आपका रूल्स लिखा हुआ है। अरे आपको लगता होगा कि भैया कैसी बातें कर रहे हो, अरे नहीं नहीं, बहुत जन, यू आस्क देम, लॉट ऑफ पीपल हैव ऑलरेडी स्टडीड लॉ, ठीक है, बट उनको इसके बारे में हल्का का कंफ्यूजन अभी भी है, कुछ और भी चीजें हैं जिनके ऊपर कंफ्यूजन रहता है। ठीक है, अभी आगे डिस्कस करेंगे, उसको आज की क्लास में ही डिस्कस करेंगे। तो एक्ट आपने देख लिया, कंपनीज एक्ट 2013 रूल्स, तो आप फिर भी अपने दिमाग में सेटअप कर लिए कि चलो ये एक्ट है, ये रूल्स है। उसके बाद आप देखोगे द कंपनी अमेंडमेंट एक्ट, द कंपनीज एक्ट अमेंडमेंट, ठीक है, द कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार अभी अभी तो सर ने सिखाया था 2013, अब क्या अमेंड चेंज हो गया क्या? 2013 क्या 2020 बन गया है क्या? द आंसर इज नो सर, अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ है। तो जिस तरीके से नॉर्मल एक्ट होता है, उसके ऊपर एक अमेंडमेंट एक्ट भी पास हो सकता है। 2013 ही बेस है। कंपनीज एक्ट कौन सा है? कंपनीज एक्ट अभी भी कौन सा है? 2013 है। समझेगा बात को? ठीक है, अमेंडमेंट एक्ट जो है वो कब का है? 2020 का है। बात समझे बात को? सिमिलरली यू हैव amendment rules also, you have certain amendment rules, जैसे amendment rules incorporation of a company से related amendment rules 2023। समझ में आया आपको? यस सर, एब्सोल्युटली क्लियर है। सर आपको पता है क्या, हम बोला बताओ, जैसे ये कंपनीज एक्ट जो है ना, जो अभी अभी आपने 2013 कहा, हाँ, तो वो भी ना पहले उसमें 1956 था। मैंने बोला वाह, ये भी पता है आपको? हाँ, मैं आपको बता दूं, कंपनीज एक्ट 1913 भी था। तो भैया क्या 1956 जो है और ये जो 2013 अभी आप पढ़ाओगे हम लोग को आगे जाकर, तो क्या 2013 जो है वो अमेंडमेंट एक्ट है? तो ये आंसर इज एब्सोल्युटली नो सर। सर 1956 में जो कंपनीज एक्ट आया था ना, वो अब खारिज हो चुका है, उसको हमने उखाड़ के फेंक दिया, उसको हमने रिपील कर दिया। क्या कर दिया सर? रिपील कर दिया है, मतलब 1956 नहीं है, उसको रिपील मतलब उसको उखाड़ के फेंक दिया है, उसकी जगह क्या आ गया है? 2013। क्यों सर? अरे चीजें बढ़ गई थी, कंपनीज बढ़ गए थे, तो अ स्ट्रिक्टर एंड अ मोर रॉबस्ट एक्ट वाज नीडेड, हेंस द कंपनीज एक्ट 2013 केम। उसमें अमेंडमेंट्स आ रहे हैं अभी, एक्ट अभी भी कौन सा है? 2013। ठीक है, बात समझ में आया आपको? यस सर। ठीक है, तो ये आई थिंक इट्स वेरी वेरी क्लियर कि कंपनीज एक्ट यानी कोई भी एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कई सारे ऐसे एक्ट हैं, उसके भी रूल्स होते हैं, राइट? यस सर, उनमें भी अमेंडमेंट्स लाया जाता है, तो अमेंडमेंट एक्ट भी पास होता है, जो कि थोड़ा डिफिकल्ट है पास करना, बट होता है। एंड रूल्स में भी अमेंडमेंट आ सकता है। ठीक है सर, एब्सोल्युटली क्लियर सर। सर ऑर्डिनेंसेस क्या था कि कभी कभी सर हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट जो है ना, वो फंक्शनिंग नहीं कर रहे हैं, दे आर एट अ रिसेस। उस केस में क्या करेंगे सर? अगर कोई टेम्परेरी लॉ पास करना है तो पास होगा ऑर्डिनेंस, ठीक है। और जैसे ही हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट बैठ जाएंगे, फंक्शनिंग में आ जाएंगे, 6 मंथ्स के अंदर डिसाइड करना है कि अब इसका क्या करना है भैया, ठीक है। देन यू हैड रेगुलेशंस, बायलॉज, रेगुलेटर्स रहते हैं जैसे सेबी, ठीक है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, राइट। उन्होंने क्या करते हैं, जो भी कंपनीज लिस्टेड है, ठीक है, जो भी स्टॉक एक्सचेंज में, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस ड्राफ्ट करते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं रेगुलेशंस। बायलॉज क्या है सर?
सेल्फ गवर्निंग, खुद के चलने के लिए, खुद का चालन के लिए। जैसे एग्जांपल, कोई गवर्नमेंटल बॉडी है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसका खुद का सेल्फ गवर्निंग लॉज होता है नहीं होता है ना? ये रेगुलेटरी बॉडीज का खुद का लॉज होगा या नहीं होगा कि इनको रिपोर्ट करेंगे, ये दिक्कत होगा तो ये करेंगे, तो उनके लिए क्या बनता है? बाय लॉज। क्या बनता है भैया बताइए? बाय लॉज। याद है ना आपको सब कुछ एकदम टनाटन तरीके से याद है तो एकदम? हाँ सर बिल्कुल याद है। और ऑर्डर क्या था सर? ऑर्डर, सर ऑर्डर पास होता है, ये लास्ट टाइम लास्ट क्लास में हमने हल्का हल्का शुरू किया था और इसको डिटेल में आज डिस्कस करते हैं। लॉ जो है ना, उसमें क्या होता है, देयर आर सर्टेन एजुकेटिंग ऑथोरिटी। क्या था? एजुडिकेटिंग ऑथोरिटी। देयर आर सर्टेन व्हाट? बताइए ना, साथ में बोलिए। एजुडिकेटिंग, वो देखिएगा, एजुडिकेटिंग ऑथोरिटी। ये कुछ ऑथराइज्ड पर्सन है, ये क्या है? कुछ ऑथराइज्ड पर्सन। एग्जांपल सुना देते हैं। आरओसी, ठीक है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। क्या बोला मैंने? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। आपको याद होगा एग्जीक्यूटिव बॉडी था ना, एग्जीक्यूटिव बॉडी याद है आपको? एग्जीक्यूटिव बॉडी, उनके अंडर कई सारे मिनिस्ट्रीज थे, याद है आपको? मिनिस्ट्रीज, वो मिनिस्ट्रीज के अंदर कई सारे आरडीज आते हैं। एंड आरडीज जो है, आरडीज म्हणजे रीजनल डायरेक्टर्स, और उसके नीचे आते हैं टू मैनेज, ठीक है, इज रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। क्या है वो? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। दीज आर सम ऑथराइज्ड पर्सन, दीज आर सडन ऑथराइज्ड पर्सन, एंड एज द वर्ड सजेस्ट, एग्जाम्पल बताया मैंने, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। रजिस्टर नहीं बोले, क्या बोले हैं? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। जैसे हमने कहा है, इनका काम क्या होगा? कंपनीज का फंक्शनिंग देखना, राइट? और अगर कंपनी सही से काम नहीं कर रहा है, तो ये जो ऑथराइज्ड पर्सन है, ये जो एजुकेटिंग ऑथोरिटीज है, ये चाहे तो आपके ऊपर, हाँ हाँ आपके ऊपर पेनल्टी भी लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं भैया बताइए? पेनल्टी भी लगा सकते हैं। और अगर आपके स्पेसिफिक इंसान के अगेंस्ट कोई पेनल्टी पास किया, कुछ स्पेसिफिक चीज आपके अगेंस्ट हुआ, तो उसे हम लोग बोलेंगे ऑर्डर। सर ऑर्डर पूरा समाज में नहीं लगता है, कुछ स्पेसिफिक पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर लगता है। एंड ऑर्डर जो है सर, ऑर्डर जो है, इट इज बीइंग पास्ड बाय हुम? द ऑथराइज्ड पर्संस, यानी कि द एजुडिकेटिंग ऑथोरिटी। एग्जांपल दिया हमने रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज का। बात समझ में आया? बढ़िया से एकदम, एकदम एब्सोल्युटली मक्खन है, यानी मुझे इतना बता दो आप लोग खाली, ठीक है? बट भैया एक बात बताओ ना, मेरे दिमाग में बहुत दिन से एक सवाल है। अरे 2 दिन से तो पढ़े नहीं है लॉ, और बोलते हो बहुत दिन से सवाल है, पूछो पूछो। अरे भैया एक चीज सवाल था कि ये जो, अरे ये कहाँ लिखा हुआ है कि ये लोग लॉ बना सकते हैं? कहाँ लिखा हुआ है कि जो पार्लियामेंट है, स्टेट लेजिस्लेचर जो आपने पढ़ाया ना, ये लोग कहाँ लिखा हुआ है? ये लोग को हम, ये लोग क्यों लॉ बना रहे हैं बताइए तो एक बार के लिए। कहाँ लिखा हुआ है कि ये पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो लॉ बना सकते हैं? सर ये लिखा हुआ है आर्टिकल नंबर 246 में। कहाँ लिखा हुआ है सर? आर्टिकल नंबर 246। कई सारे लिस्ट होंगे, आपने सुना होगा, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, रेसिडुअल लिस्ट, तो इनमें लिखा हुआ है। एग्जाम्पल, एक एग्जांपल बताते हैं, जैसे कि कंपनीज एक्ट है या फिर जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। आप बोल सकते हो ना कि हर एक स्टेट का अपना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होना चाहिए, या हर एक स्टेट का अपना कंपनीज एक्ट होना चाहिए। क्यों नहीं है? क्योंकि ये सब कुछ कहां फॉल करता है? अंडर द यूनियन लिस्ट। कहां फॉल करता है भैया बताइए? कहां फॉल करता है? अंडर द यूनियन लिस्ट, ठीक है? तो क्योंकि ये यूनियन लिस्ट में फॉल करता है आपका, दैट इज वाई, ठीक है, ये पूरे कंट्री में एज अ होल हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं। समझ में आया आपको? बड़े से क्लियर है? तो कहां लिखा हुआ है सर कि पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के पास ये पावर है? आर्टिकल 246, आर्टिकल 246 विथ व्हाट शेड्यूल 7 ऑफ द भारत का संविधान, यानी कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उसमें 4 लिस्ट में डिवाइडेड है, और जैसे यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट यानी दोनों का, एंड समझ में आया आपको? एब्सोल्युटली क्लियर सर? यस सर, एब्सोल्युटली क्लियर हो गया सर, ठीक है? अब ना कुछ ऐसे ना झकास पॉइंटर्स, मेरा बोलता ना बोनस पॉइंटर्स, बिफोर वी कैन ऑफिशियली स्टार्ट आवर चैप्टर, ठीक है? एकदम चैप्टर का एकदम ऐसे बोलता ना एकदम फील लेने से पहले कुछ ऐसे चीजें हैं जो दिमाग में बहुत कंफ्यूजन आपको आगे जाके क्रिएट करेगा, ठीक है? तो क्यों ना उन कंफ्यूजन को हम लोग आज ही सॉल्व कर देते हैं, ठीक है? तो ऐसे कई सारे पॉइंटर्स है की कॉन्सेप्ट्स, की कॉन्सेप्ट्स जिनको जानना जरूरी है आपको, ठीक है? कुछ की कॉन्सेप्ट्स है जिनको जानना जरूरी है बिफोर वी स्टार्ट रीडिंग अ पर्टिकुलर चैप्टर। इट इज वाइटल कि हम लोग कुछ चीजों को बिल्कुल दिमाग में एकदम मस्त क्लियर कर ले, ताकि ये इशू ही क्रिएट नहीं करे भाई, ठीक है? सर पहला है, बहुत बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि पेनल्टी एंड फाइन्स आर वन एंड द सेम थिंग, ठीक है? कि भैया ये पेनल्टी और ये फाइन, ये दोनों एकदम सेम है, बोथ आर एब्सोल्युटली फाइन, दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर। द आंसर इज सर नहीं है। पेनल्टी
एंड फाइन। एंड टू बी वेरी फ्रैंक, ये आपके प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए भी काफी वाइटल है, राइट? आपको पता रहना चाहिए कि पेनल्टी कौन चार्ज कर सकता है, कौन सा ज्यादा संगीन है, फाइन्स है या पेनल्टी है, एंड दोनों में क्या डिफरेंस है। तो देखो, पेनल्टीज जो है ना, पेनल्टीज दे कैन बी इम्पोज्ड बाय द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। आपको याद होगा, अभी भी मैंने बताया था ना, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज क्या है? दीज आर सर्टेन ऑथराइज्ड पर्संस, दीज आर सर्टेन ऑथराइज्ड पर्संस। so these are imposed by whom? These are imposed by the adjudicating authorities। ये जनरली थोड़ा सा ना, मतलब टेंशन कम है रे, लेस सीरियस है थोड़ा सा। इसमें जेल वगैरह भी नहीं होता है और अमाउंट भी थोड़ा कम सा ही होता है, ठीक है ना? जैसे एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे, 5-1 हजार रुपए का फिक्स जनरली किया हुआ रहता है, ठीक है? तो इतना कोई हाई अमाउंट भी नहीं होता है, इतनी टेंशन वाली बात भी नहीं है। और ये जनरली कौन देता है? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। कौन है सर? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। ऑन द अदर हैंड, ऑन दी अदर हैंड, फाइन्स काफी थोड़ा संगीन फॉल करता है भैया। फाइन जो है ना वो संगीन फॉल करता है। फाइन्स जो है ना सर, फाइन्स cannot be imposed, they cannot be levied by the adjudicating authority। adjudicating authority के पास में फाइन लगाने का ताकत नहीं है। फाइन लगाने का ताकत केवल कोर्ट्स के पास में है। दूसरा नाम क्या है उसका? ट्राइब्यूनल। ठीक है, कोर्ट्स का दूसरा नाम सिखा रहे हैं। देखो, आप एक ऐसा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो जहां पे, जो अगर मैं पिछला एग्जाम का बात करूं, जहां पे ना जो क्वेश्चन पेपर था ना, क्वेश्चन पेपर वाज काफी डिसेंट। मतलब मैं आपको नहीं बोलूंगा दैट द पेपर वाज टफ, और सारा का सारा बच्चा, ठीक है, जब निकला था तो दे वर समहाउ हैप्पी। देखो, अगर आपने पूरा कोर्स प्रॉपर्ली किया है, क्वेश्चंस वगैरह किया है, डेफिनेटली आपको पेपर आसान ही लगेगा, ठीक है? एंड पिछला साल का पेपर, मतलब सॉरी, पिछला अटेम्प्ट का पेपर जो था आपका, दैट वाज कंपैरेटिवली वेरी नाइस, ठीक है? बट अगर आप थोड़ा सा भी अपना सीनियर से पिछले बार का रिजल्ट पूछोगे ना, तो दे विल टेल यू कि ना पिछला बार लॉ में कई लोगों को कम मार्क्स मिला है, ठीक है? आई विल नॉट कमेंट ऑन व्हाट आईसीआई चेक्ड एंड ऑल, ठीक है? और क्या हुआ था वो सब एक अलग मैटर हो गया। बट मैं पॉइंट आपको ये बोल रहा हूँ कि देखो, लॉ जैसा सब्जेक्ट में ना, लॉ जैसा सब्जेक्ट में इंस्टीट्यूट खुद आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप एक प्रोफेशनल हो। और यस, आप पहली बार लॉ पढ़ रहे हो, वी हैव ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, बट वो चाहते हैं कि आप लैंग्वेज को सीखो। मैं नहीं बोल रहा हूं कि आपको इंग्लिश सीखना है, आपके जोरदार इंग्लिश रहेगी तो यू विल बी डूइंग वेरी वेल इन लॉ। ये बहुत बड़ा मिथ है दिमाग में, ठीक है? आज मौका मिल रहा है इसलिए बात कर रहे हैं इसके बारे में। ऐसा नहीं कि आपका इंग्लिश जो है वो बहुत अच्छा है या उतना अच्छा इंग्लिश नहीं है भैया, तो क्या मेरा लॉ में मार्क्स आ पाएगा? ये दिमाग से निकाल दो आप लोग, ठीक है? क्योंकि ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है आपका, ठीक है? द मेन थिंग इज कि आपको कई सारे की वर्ड्स एंड आगे जाके कई सारे प्रोविजंस आप पढ़ोगे। मतलब जो होता है ना लॉ के अंदर लिखा हुआ कुछ कुछ की चीजें हैं, की पॉइंटर्स है, वो आपको आता है या नहीं आता है, ठीक है? तो देर आर सम कॉमन क्वेश्चंस व्हिच बीइंग आस्क्ड कि भैया क्या लॉ 100% पूरा का पूरा मुख जबानी याद करना है क्या? क्या बात करते हो? पॉसिबल ही नहीं है, आपको याद करना भी नहीं है और ये पॉसिबल भी नहीं है। कैसे याद करोगे? अरे भैया, मेरा बात अलग है कि मैं पढ़ाए जा रहा हूँ, पढ़ाए जा रहा हूँ, पढ़ाए जा रहा हूँ, तो ओवर द कोर्स ऑफ टाइम मुझे कुछ हद तक चीजें याद हो गई है। डू आई रिमेम्बर 100%? एब्सोल्युटली नो, ठीक है? इट इज नॉट फंडामेंटली पॉसिबल। मैं पूरा रट सकता हूँ क्या? द आंसर इज नो। तो सर, क्या हम लॉ में आंसर्स जो है या जो फ्रेमिंग है वो अपने लैंग्वेज में करें? द आंसर इज नो सर, क्योंकि उसमें आप लोग अपना अलग ही लैंग्वेज ले जाओगे, ठीक है? आप लोग अलग ही मीनिंग ले जाओगे, कुछ और ही बता दोगे, वो भी गलती नहीं करना है। तो भैया यहाँ भी नहीं, वहां भी नहीं, क्या करें? ठीक है, बेस्ट अप्रोच है कि कुछ कीवर्ड्स, कुछ की फ्रेजेस, कुछ की प्रोविजंस, जो मैंने कहा प्रोविजंस, वो आता है, उनको आपको दिमाग में रखना है कि इसे मुझे आंसर में लिखना ही लिखना है, ठीक है? और धीरे धीरे अपना जो लॉ पढ़ रहे हो ना, धीरे धीरे अपना वोकैब जो है, वोकैबुलरी जो है आपका, वो धीरे धीरे आप इंप्रूव करते रहिए, ठीक है? जैसे कैंसलेशन की जगह में हम लोग रेसिशन सुन लेंगे, रेसिशन। कैंसलेशन की जगह रेसिशन, कैंसलेशन गलत नहीं है, यूज कर सकते हो। इट्स जस्ट दैट वी आर इंप्रूविंग द वोकैब, ठीक है? तो कोर्ट्स की तरफ में एक और नया वर्ड मैंने क्या सीखा आपको? ट्राइब्यूनल। तो इस तरीके से धीरे 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 आपको भी लैंग्वेज आ जाएगा। इनफैक्ट मैं तो बोलूंगा ना कि इसको स्ट्रेस नहीं लेना है आपको कि ओ माय गॉड, इसमें तो लैंग्वेज याद करना पड़ेगा। ना 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 बेटा, ना। इंस्टेड आप कोशिश करो कि सर, टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी कि बाकी लोग को उतना अच्छा नहीं आएगा, आपको ये लैंग्वेज कहीं ना कहीं आना शुरू हो जाएगा, आपको मजे लेने पड़ेंगे। इट्स लाइक लर्निंग एनी न्यू लैंग्वेज इन जनरल, विच इज ऑल्सो सोफिस्टिकेटेड एंड विच विल ऑल्सो हेल्प यू इन योर फ्यूचर एंडिवर्स, ठीक है? समझ में आया आपको? तो आप मुझे बताइए, फाइन्स कौन इंपोज करता है भैया? कोर्ट इंपोज करता है। कौन इंपोज करता है भैया? कोर्ट इंपोज करता है। फाइन कितना हो सकता है सर? 1 लाख से लेकर 5 लाख तक हो सकता है फाइन्स आपका।
ठीक है, ये जनरली क्या होता है, थोड़ा सा मूड सीरियस होता है एंड इस पे जेल वगैरह भी हो सकता है। पहला ये कॉन्सेप्ट था जो था पेनल्टी एंड फाइन्स के बीच में डिफरेंस। आई होप कि ये वाला टॉपिक आपको एब्सोल्युटली क्लियर हो गया होगा। पेनल्टी कौन चार्ज कर सकता है? द एडजुडिकेटिंग ऑथोरिटीज। एंड फाइन्स कौन चार्ज करता है? सर फाइन्स जो है वो कोर्ट चार्ज करता है। ठीक है, यस सर, एब्सोल्युटली क्लियर है सर। ठीक है, अब सुनो, हम ना जब अभी आगे लॉ पढ़ेंगे ना, तो उस लॉ में ना कई सारे डेफिनेशंस पढ़ेंगे। ठीक है, कई सारे डेफिनेशंस पढ़ेंगे और फिर हो सकता है कि आपको उन डेफिनेशंस का यूज भी करना पड़े। राइट, आप समझेगा एक बहुत बड़ा गलती है कि डेफिनेशन को हम लोग शुरू किससे करें। ठीक है, इन लॉ डेफिनेशंस जो होता है वो स्टार्ट किससे होता है? डेफिनेशंस जो है, डेफिनेशंस विल ऑलवेज स्टार्ट, विल क्या बोला मैंने? ऑलवेज, हमेशा। नहीं सुनोगे ना बात को? अरे हमेशा मतलब चांस ही नहीं है दूसरा कोई मेथड का। ठीक है ना, मतलब यही है बस, ये दो ही ऑप्शन है आपके पास में, दो ऑप्शन के अलावा ऑप्शन ही नहीं है आपका। ठीक है, डेफिनेशन विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम ईदर इंक्लूड्स। ठीक है, इट विल ईदर स्टार्ट फ्रॉम इंक्लूड्स या फिर इट विल स्टार्ट फ्रॉम मीन्स। ठीक है, ये दो तरीके से आपका डेफिनेशन जो है शुरू हो सकता है। इधर इट विल स्टार्ट फ्रॉम इंक्लूड्स, इधर इट विल स्टार्ट फ्रॉम इंक्लूड्स या फिर इट वुड स्टार्ट फ्रॉम मीन्स। इंक्लूड्स एंड मीन से आपका डेफिनेशन शुरू हो सकता है। ठीक है, इंक्लूड्स एज द वर्ड सजेस्ट थोड़ा सा इंक्लूसिव डेफिनेशन है। मीन्स ऑन द अदर हैंड थोड़ा सा बोलता है ना एग्जॉस्टिव, ठीक है, थोड़ा रेस्ट्रिक्टिव डेफिनेशन है। मीन्स में जो मीन्स में बोला, जो बोल दिया ना बस वही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। इंक्लूड्स में क्या है? ये भी है, ये भी है और ये सब भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे आगे जाके आप लोग गुड्स का डेफिनेशन पढ़ोगे तो आप लिखा हुआ है गुड्स मीन्स एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो क्या है? गुड्स है। एंड इंक्लूड्स, इसमें और भी चीजें इंक्लूड होता है जो आपको लगा था कि नहीं होगा, बट ये भी होगा। एंड इंक्लूड्स ये चीज है। समझ में आया आपको? ठीक है, अंडरस्टूड यहां तक? जैसे कंपनी मीन्स अ कंपनी, कंपनी मीन्स अ कंपनी, तो जितने भी डेफिनेशन है ना वो या तो मीन से शुरू होंगे या तो आपके कहां से शुरू होंगे? इंक्लूड से शुरू होंगे। इनके अलावा कोई तीसरा डेफिनेशन का स्टाइल ही नहीं है जिसके थ्रू शुरू कर सके। तो जैसे कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ, यानी कि कंपनी वही है इंडिया में कंपनी जो कि या तो इस एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है या फिर अगर पहले कोई लॉ था, आपको याद होगा 2013 के पहले कौन सा लॉ था, सिखाए थे आपको, क्या था? 1956, तो उसके अंदर अगर रजिस्टर्ड है या फिर 1913 के तहत रजिस्टर्ड है या फिर कंपनीज एक्ट 2013 के तहत रजिस्टर्ड है, केवल तभी हम लोग उसे क्या बोलेंगे? हम उसे बोलेंगे अंडरस्टूड बिल्कुल यहां तक? ठीक है, मैंने दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा दिया। एक मैंने पढ़ाया ऑन फाइन्स एंड पेनल्टीज, एंड नंबर टू मैंने आपको पढ़ाया है कि जब भी डेफिनेशन शुरू करेंगे इट विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम ईदर इंक्लूड्स और मीन्स। ठीक है, मीन्स एंड इंक्लूड से ही हम डेफिनेशन शुरू करेंगे। ठीक है, एब्सोल्युटली क्लियर है सर? हाँ सर, एकदम मस्त तरीके से, मक्खन तरीके से क्लियर है सर, मजा आ रहा है सर पढ़ के। ठीक है, आनंदमय जीवन। ठीक है, तो बोलो राधे राधे। ठीक है, एंड थर्ड थिंग जो हम लोग पढ़ने वाले हैं बिफोर आई स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक, ठीक है, जैसे तो आज नया नया बहुत कुछ सीखा है, वो है कि जब आप एक्ट पढ़ोगे, जैसे एग्जांपल इफ वी स्टार्ट फ्रॉम द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, ये बहुत ही बड़का एक्ट है रे, बहुत बड़का एक्ट है, पहले से ऑलरेडी बड़ा था। जब हम लोग ओल्ड स्कीम में थे ना बिजनेस लॉस का, जब 60 मार्क्स का बिजनेस लॉस था, तभी ये अपने आप में बहुत बड़ा था रे, तभी अपने आप में बहुत बड़ा था। अब तो क्या है, ये 100 मार्क्स का बिजनेस लॉस कर दिया आपका। ठीक है, तो ये और बड़ा हो गया। बताइए। ठीक है, टाइम लगेगा इसमें करने में, इसको इसलिए हम लोग ना पार्ट पार्ट करेंगे। एक बार में करने से क्या होगा कि थस सा जाओगे, भूल जाओगे पहले का पार्ट को, इसलिए पोर्शन पोर्शन में करेंगे। सुनो अब क्या है, जब हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जैसे आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है, इसमें क्या है, बहुत कुछ रहेगा इसमें। मैंने बोला ना बहुत बड़ा एक्ट है भाई, अराउंड 45% का वेटेज है भैया इसमें। ठीक है, समझ रहे हो ना, मतलब मोटा मोटी ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द एंटायर सिलेबस इज एक्चुअली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इमेजिन वन साइड ऑल द अदर एक्ट्स एंड वन साइड बीइंग द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, राइट? तो अच्छा खासा वेटेज है इसमें। तो इसमें क्या होता है, बहुत बल्कि कुछ होगा। अगर मैं स्ट्रेट सिर्फ लाइन बाय लाइन, लाइन पे लाइन, लाइन पे लाइन लिखते रहो तो यार बहुत डिफिकल्ट होगा ना कोई भी एक्ट को रेफर करना, राइट? तो इसीलिए इनको कई सारे पार्ट्स में डिवाइड किए हुए हैं एंड इन पार्ट्स को कहा जाता है एज सेक्शंस। क्या कहा जाता है? एज सेक्शन। ठीक है, सेक्शंस में है, चैप्टर्स में डिवाइडेड है। ठीक है, कई सारे चैप्टर्स में डिवाइडेड रहते हैं। ठीक है, सेक्शंस में डिवाइडेड रहते हैं, राइट? तो उसमें से मैंने कहा आपको सेक्शंस में डिवाइडेड रहता है। ठीक है, एग्जांपल वी हैव सेक्शन नंबर 1, सेक्शन नंबर 2,
एंड सो ऑन। इस तरीके से हमारा सेक्शन नंबर शुरू हो जाएगा। ठीक है, सेक्शन नंबर 1 में ये है, सेक्शन नंबर 2 में डेफिनेशंस है। इस तरीके से अपने पास में कई सारे सेक्शंस होंगे, राइट। ठीक है, कभी कभी एक सेक्शन के अंदर भी, कभी कभी एक सेक्शन के अंदर भी, ठीक है, से सेक्शन नंबर 2 के अंदर भी कई सारे चीजें होंगी जो आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, देयर माइट बी सर्टेन अदर पॉइंटर्स आल्सो अंडर सेक्शन नंबर। ठीक है, इसे जो ये अलग अलग पॉइंटर्स है, इसको हम लोग कहते हैं या तो सब सेक्शन, क्या कहते हैं हम लोग इसे, या तो सब सेक्शन बोलते हैं। ठीक है, या फिर कुछ इंस्टेंसेस में इसे क्लॉज भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसे क्या कह सकते हैं, क्लॉज भी। भैया इनके अंडर भी अगर कुछ कुछ बुलेट पॉइंट्स हुआ तो यू हैव सब क्लॉजेस आल्सो। ठीक है, तो दे आर डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स दैट यू कैन अंडरस्टैंड। यहाँ पे तो आगे बढ़ने से पहले पहले मुझे समझाने दो कि भैया आपने कहा कि सेक्शन 2 के अंदर अगर कई सारे पॉइंटर्स हैं, ठीक है, उन्हें हम सब सेक्शन भी बोल सकते हैं और उन्हें हम क्लॉजेस भी बोल सकते हैं। तो दोनों सेम ही है सर या दोनों में फर्क है? देखो, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको कंफ्यूजन रहता है कि अगर मैंने यहाँ पे लिखा सेक्शन 2 ये, तो बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है। समझ में आ रहा है ना, सेक्शन 2 का थर्ड पॉइंट में कुछ ऐसा लिखा हुआ है, मान लो बदले। ठीक है, मतलब थर्ड पॉइंट या फिर थर्ड पॉइंट कुछ बताने की कोशिश कर रहा है आपको, 3 पॉइंट में कुछ दिया हुआ है, इस तरह से समझो बात को। ठीक है, तो बहुत जिनको कंफ्यूजन होता है कि भैया सेक्शन 2 तो पढ़ लिया हम लोग, अभी जो 3 है ना, 3 कभी कभी एच होता है तो ये क्लॉज हो सकता है। अंडरस्टूड? नाउ द पॉइंट इज कि कभी कभी जो 3 है या फिर 2h, इट कैन बी नंबर्स आल्सो, इट कैन बी लेटर्स आल्सो। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे 2h, 3, 2e, 2a, कुछ भी हो सकता है आपका। ठीक है ना। ना बहुत बार ऐसा कंफ्यूजन होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा ऐसा कॉमन भी लगा रहता है कि भैया एच होगा मतलब कि अल्फाबेट्स होगा तो क्लॉज होगा, नंबर्स होगा तो सबसेक्शन होगा। ठीक है, ठीक है, कुछ कुछ जगहों में ये जो ट्रिक है, बस ये ट्रिक है, कॉन्सेप्ट नहीं है ये। जो ये ट्रिक है वो कहीं ना कहीं कुछ कुछ जगहों में वर्क करता है, बट इट इज नॉट इंपॉर्टेंट, इट इज नॉट नेसेसरी कि वो हर जगह काम करे आपका। ठीक है, उससे बेटर है कि आप ट्रिक लगाओ, उससे बेटर है कि आप इनके कॉन्सेप्ट समझ जाओ तो बहुत ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है ना। आइए सर, तो जब भी ऐसा आएगा 2 फिर 3, अब दिमाग में आपको क्वेश्चन बताओ, आपके हिसाब से ये क्या होगा, ये 3 क्या है? ठीक है, कहो 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 क्या है? सर भैया मेरे को तो लगता है सेक्शन 2 सब सेक्शन 3 है। ठीक है, अंडरस्टूड। एंड अगर मैं यहाँ लिखूं 2 से ई, ठीक है, ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, तो ई हो गया आपका क्लॉज। ठीक है, ओके। तो बहुत जन को ये दिमाग में लगता है कि भैया नंबर्स हुआ तो सब सेक्शन और अल्फाबेट हुआ तो क्लॉज, बट दिस इज नॉट ट्रू, इट इज नॉट नेसेसरी। ठीक है, इस केस में हो सकता है ये करेक्ट हो, बट जरूरी नहीं है। समझो, देखो, जब मैं एक सेक्शन आपको बता रहा हूं से सेक्शन 2, ठीक है, अगर मैं आपको एक सेक्शन बता रहा हूं से सेक्शन 2, और सेक्शन 2 से ही रिलेटेड पॉइंट्स जो है आगे दिए गए हैं, आई मीन इज अ मेन सेक्शन, सेक्शन नंबर से 2, 3 या फिर 4, एंड 4 के ही कुछ की सब पॉइंट्स दिए हुए हैं, 4 के ही कुछ सब पॉइंट्स दिए हुए हैं। मैं एक बार के लिए, क्योंकि आप एकदम इनिशियल क्लासेस है, तो मैं लैंग्वेज को थोड़ा सा कर्टिकल करके बेसिक लैंग्वेज कर रहा हूँ, थोड़ा गलत भी बोल सकता हूं, बट थोड़ा माफी है, कुछ फॉर द इनिशियल क्लासेस ओनली। ठीक है, तो कुछ सब पॉइंट्स है आपके, राइट, कुछ सब पॉइंट्स है आपके। ठीक है, तो जब सेक्शन ऊपर लिखा हुआ मेन सेक्शन नंबर 2, 3 या फिर सेक्शन नंबर 4, और उसके ही रिलेटेड पॉइंट्स अगर नीचे लिखे हुए हैं, उसके ही रिलेटेड पॉइंट्स अगर नीचे लिखे हुए हैं, तो वो होंगे आपके सब सेक्शन। क्या होंगे सर? सब सेक्शन। समझ में आया आपको? यानी कि एक हो गया मेन सेक्शन नंबर 4, अब इसका 1, ठीक है, ये हो गया आपका एग्जांपल, ये जो फर्स्ट सब सेक्शन लिखा हुआ है ये इससे रिलेटेड है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इस 1 को क्या बोलेंगे, एज सब सेक्शन। तो ये आपका हो गया सब सेक्शन। समझ में आया आपका? यानी कि अगर 4 सेक्शन से रिलेटेड पॉइंट्स ही अगर यहाँ पे लिखा हुआ है तो ये सब क्या होंगे आपके, सब सेक्शंस होंगे। ठीक है, यानी कि कुछ भी चीजें अगर हम मेन सेक्शन से रिलेटेड पॉइंट्स ही लिख रहे हैं तो उसमें आता है सब सेक्शन। क्या आता है सर? सब सेक्शन। ठीक है, बट एग्जांपल सेक्शन नंबर 2, सेक्शन नंबर 2 जो है ना, मेनली कोई भी एक्ट का, इट इज ऑल अबाउट डेफिनेशंस। किसका होता है सर? डेफिनेशंस होता है आपका। ठीक है, इट इज ऑल अबाउट डेफिनेशन। सेक्शन 2 इज ऑल अबाउट व्हाट? डेफिनेशंस। ठीक है, अब सेक्शन नंबर 2 में कई सारे डेफिनेशंस होंगे, से ए में कुछ होगा, बी में कुछ होगा, सी में कुछ होगा, डी में कुछ होगा, ई में। क्या आप मुझे बताइए, क्या ए बी सी डी ई जो है आपस में कुछ रिलेशन है क्या इनका? ठीक है, इनसे डायरेक्टली कुछ रिलेशन है क्या? द आंसर इज व्हाट? नहीं सर, इनका आपस में कोई रिलेशन, अरे कॉन्सेप्ट वाइज तो रिवीजन उसमें वो होगा क्या, रिलेशन, बट
सेक्शन नंबर 2 के साथ में कोई ऐसे कोई रिलेशन है क्या आपस में? द आंसर इज नो। दैट इज व्हाई जब हम लोग 2A एग्जांपल दे रहा हूं, ये क्या होगा आपका सेक्शन 2 क्लॉज ए। समझ में आया? रीड इसको ऐसे करेंगे, मतलब एकदम सिंपल। सर थंब रूल बताओ ताकि हमारे लिए इजी हो जाए। देखो, कोई अगर मेन सेक्शन है, उससे रिलेटेड ही पॉइंट्स है सारे के सारे, तो उसे हम लोग बोलेंगे एज सब सेक्शन। क्या बोलेंगे उसे? एज सब सेक्शन। बट अगर कोई मेन सेक्शन है और कई सारे डिफरेंट पॉइंटर्स दिया हुआ विथ हैविंग नो रिलेशन विथ ईच अदर, उस केस में होगा वो क्लॉज। क्या होगा सर आपका? अंडरस्टूड यहां तक? ठीक है, यानी कि 2 क्लॉज ए, 2 क्लॉज बी, 2 क्लॉज सी, 2 क्लॉज डी एंड 2 क्लॉज। ठीक है सर, मजा आ गया सर, समझ में आ गया आपको? नया सीखने मिला आपको। तो ये कई सारे पॉइंट सीखोगे आप लोग आगे जाके धीरे धीरे, और बहुत जगह कंफ्यूजन होता है। अब हमने पढ़ेंगे एज पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, एज पर सेक्शन 2। सोचोगे सब सेक्शन एच बोले, सब सेक्शन एच बोले, या फिर जैसे आप लोग बोलोगे भैया ये तो लेटर है ना, इसलिए देखो ये 2 क्लॉज 20 आएगा। जब आप कंपनी का डेफिनेशन पढ़ोगे, कंपनी का डेफिनेशन होता है अंडर, देखो आपको ऐसा कंफ्यूजन आ रहा है ना, बहुत जने जो थंब रूल लगाते हैं कि अगर लेटर होगा तो क्लॉज होगा, और अगर नंबर्स होगा तो सबसेक्शन होगा। आइए इसको भी तोड़ते हैं। जब 2H बोलेंगे, 2H, जब एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन किसमें दिया हुआ है? 2 क्लॉज H में दिया हुआ है। किसमें दिया हुआ है भैया बताइए? 2 क्लॉज H में दिया हुआ है। तो कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन कहां दिया हुआ है? 2 क्लॉज H में दिया हुआ है। ठीक है ना? वैसे ही कंपनी का डेफिनेशन जो है कंपनी का, वो दिया हुआ है 2 क्लॉज 20 में। अब आप बोलोगे यहाँ पे भैया नंबर है, यहाँ तो सब सेक्शन आना चाहिए था ना, यहाँ पे क्या आएगा? 2 क्लॉज 20। यहीं पे वही डेफिनेशन है, कंपनी मीन्स अ कंपनी which is incorporated under this act or any other previous company। समझ में आया आपको? ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि अगर लेटर होगा तो आपका क्लॉज होगा, नंबर होगा, सबसेक्शन होगा। इट इज ऑल ऑन द बेसिस ऑफ द रिलेशन। अगर रिलेटेड है आपस में, सेक्शन 2 के ही मेजर पॉइंट्स है, सारे रिलेटेड पॉइंट्स है, तो उसे हम लोग बोलेंगे सबसेक्शन। और अगर आपस में कोई रिश्ता नहीं, जैसे कंपनी के कई सारे डेफिनेशंस दिए हुए हैं, ठीक है, जैसे 2 क्लॉज 20, 2 क्लॉज 82, ठीक है, समझ में आ रहा है? बहुत सारे, 2 क्लॉज 68, बहुत सारे, 2 क्लॉज 62, तो बहुत सारे डेफिनेशंस दिए हुए हैं आपके। ठीक है, आपस में तो कोई रिलेशन नहीं है एज सच उनका, ठीक है ना, अलग अलग डेफिनेशंस है भैया। ठीक है, तो वो उनको क्या कहा जाएगा? एज क्लॉज। क्या कहा जाएगा? एज क्लॉज। ठीक है, सब बेसिक चीजें हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, अंडरस्टूड? ठीक है, और हर एक सेक्शन का, मतलब इंक्लूडिंग द सबसेक्शन एंड द क्लॉज, विल हैव सर्टेन की प्रोविजंस। इट विल हैव सर्टेन की प्रोविजंस, यानी कि ये सेक्शन कुछ कहने की कोशिश कर रहा है, ये सेक्शन कुछ कहने की कोशिश कर रहा है, ये कुछ बयां करने का कोशिश कर रहा है, और उस बयां कई भी चीजों को बोलते हैं प्रोविजन। और आपके लिए यही प्रोविजन जो है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पूरे लॉ में। मैं अगर आपको बोलूंगा ना ये शब्द आप इतने बार सुनोगे कि एक बार के लिए आप पक जाओगे, आप बोलोगे भैया बस करो बस करो बस करो। समझ गए? प्रोविजन याद करना है, की पॉइंटर्स याद करना है, की पॉइंटर्स को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अंडरस्टूड यहां तक? ठीक है, तो हमने कई सारे पॉइंटर्स यहाँ पे कर लिए, जैसे हमने पेनल्टी फाइन्स के बीच में डिफरेंस कर लिया। ठीक है, उसके अलावा हमने क्या पढ़ा कि डेफिनेशन हमेशा किससे शुरू होगा? मींस से शुरू होगा या फिर इंक्लूड से। फिर हमने देखा कि सर चैप्टर्स जो अलग अलग जो एक्ट्स है वो अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइडेड होते हैं। ठीक है, जैसे कि जब आप कंपनीज एक्ट पढ़ोगे, वैसे तो आपके सिलेबस में नहीं है, बट जब आप इंटरमीडिएट में आ जाओगे, जब सीए का सफर शुरू किया आपने, तो मैं तो यही अज्यूम करूंगा ना कि अभी सीए फाइनल और सीए बनने का सफर है आपका। ये मत सोचेगा कि फाउंडेशन देकर देखते हैं, हो गया तो ठीक है, नहीं तो कुछ और कर लेंगे। ऐसे मत सोचे। अगर आप ऐसा थॉट प्रोसेस रखोगे ना दिमाग में, नहीं हो पाएगा। बट अगर आपके दिमाग में ये है ना कि यार आई एम हियर टू रूल, आई एम हियर टू डोमिनेट, देन इन दैट केस डेफिनेटली आपके एग्जाम्स जो है अच्छा नहीं होगा, बहुत बेहतरीन होगा। माइंडसेट शिफ्ट इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट। मतलब सडनली जब आप ये क्लासेस देखते हो ना, आपको बहुत ऐसा प्राउड फील होना चाहिए, बिकॉज पता है आपको, आप अपने डिसीजन के लिए अकाउंटेबल हो गए हो। अब आप अपने डिसीजन के लिए अकाउंटेबल हो गए हो। नाउ यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर जर्नी एंड यू कैन मेक इट एन ऑसम जर्नी, राइट? इसको ना एज अ, मतलब या तो आपके पास ऑप्शन, देखो मैंने आपको पहले ही बोल दिया था इन माय फर्स्ट लेक्चर कि जो सी है ना, वो डिमांड करता है योर अटेंशन, वो डिमांड करता है आपका डिसिप्लिन, वो डिमांड करता है कि आप मेहनत करने को तैयार हो। तो ये तो आपको सबकॉन्शियसली ऑलरेडी पता है, तभी आपने ये कोर्स लिया, राइट? नाउ
दिस इज द लास्ट थिंग दैट आई हैव टू स्कोल्ड यू ऑल। जैसे मैं डांटता हूँ, हाँ भैया हूँ तो डांटूंगा तो जरूर, कि आपको डांटना पड़ रहा है मुझे कि ऐसे क्यों कर रहे हो, ऐसे क्यों नहीं कर रहे हो, पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हो। तो ये बहुत कम होता है। इनफैक्ट जब आप थोड़े से और बड़े हो जाओगे, इंटरमीडिएट लेवल पे पहुंच जाओगे, फाइनल लेवल पे पहुंच जाओगे, तो ये आपको बताने की भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी किसी की। दैट मीन्स यू आर टेकिंग अ वेरी, यू शुड टेक इट एज अ प्राइड कि आप ऐसा कोई कोर्स करने जा रहे हो जो कि थोड़ा चैलेंजिंग है, बट यू नो द फैक्ट दैट इट इज चैलेंजिंग, राइट, यू नो इट ऑलरेडी। द पॉइंट इज कि या तो आप इसको मजे लेके पढ़ो, ठीक है, आनंदमय होके, खुश होके पढ़ो कि मैं कुछ नया सीखने वाला हूँ, रोज कुछ नया एहसास करने वाला हूँ। या फिर आप ये सोचो कि आज भी पढ़ना है, इतना पढ़ना है, होमवर्क भी है, ये भैया का क्लासेस तो बढ़े जा रहा है, ये भैया का टॉपिक्स तो बढ़े जा रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा है, ओहो कैसे करेंगे पता नहीं इतना सारा कोर्स, बहुत मुश्किल लग रहा है। या तो आप ऐसे कर लो, द चॉइस इज योर्स, ठीक है। इधर यू कैन कंप्लेन or you can complain and study, or you can enjoy and study. The choice is absolutely yours. I will choose always the later, thinking कि भैया आप ऐसे पढ़ो कि मजे लेके पढ़ो, आनंद होके पढ़ो, ठीक है। तो यानी कि सर हमने ये भी देखा कि मीन्स का डेफिनेशन हमने देखा। एंड तीसरा क्या है सर, कि जब एक्ट पढ़ते हैं ना तो उसमें कई सारे चैप्टर्स है। जैसे कंपनीज में आगे जाके आप पढ़ोगे कई सारे चैप्टर, जैसे प्रिलिमिनरी बोल के चैप्टर है, इनकॉर्पोरेशन बोल के चैप्टर है, प्रोस्पेक्टस बोल के चैप्टर है, ठीक है, शेयर कैपिटल बोल के चैप्टर है, राइट। शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ मैं आपको। तो चैप्टर्स के अंदर क्या है, सारे बहुत सारे सेक्शंस है, सेक्शंस के बहुत सारे क्या है, सब सेक्शन और क्लॉजेस है। और हमने सेक्शंस और क्लॉजेस का डिफरेंस भी देख लिया कि भैया जब रिलेटेड कुछ पॉइंट बता रहे हैं तो क्या होगा, तब होगा भैया सब सेक्शन। तब क्या होगा भैया बताइए, साथ में बताइए ना प्लीज, एक बार बताइए ना प्लीज, क्या होगा सर, सब सेक्शन। और सर अगर रिलेटेड कुछ भी नहीं है तो क्या होगा सर, क्लॉज होगा। सर क्या होगा सर, क्लॉज। अंडरस्टूड यहाँ तक, ठीक है, एब्सोल्युटली क्लियर है यहाँ तक। बोलो यहाँ पे एक बार के लिए कमेंट में सब लोग लिख दो, क्या लिखोगे, मक्खन, ठीक है, एकदम मक्खन तरीके से सारा का सारा पॉइंट्स एब्सोल्युटली क्लियर हो गया, ऐसा एक बार लिख दो तो क्या है, मजा आ जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। चलेगा बिल्कुल यहाँ तक, हाँ सर, ठीक है। सेक्शन, सब सेक्शन, क्लॉज, सब कुछ एकदम क्लियर है, हाँ सर मजा आ गया। नाउ बिफोर आई कैन स्टार्ट दी एक्ट विथ यू ऑल, अगर आपको क्लासेस करके मजा आ रहा है बाय ऑल द टॉप एडुकेटर्स, ठीक है, चाहे वो अखिलेश सर हो, चाहे वो मैं खुद आपका अपना शशांक भैया हो, अंकित ओबरॉय सर के क्लासेस भी रहेंगे आपके पास में, हितेश सर का क्लासेस हो, चाहे वो नकुल सर के क्लासेस हो, आई एम प्रीटी श्योर कि सबके डेमो क्लासेस आप डेफिनेटली देख रहे होंगे। और अगर अभी तक आपने नहीं देखा और ये आपका पहला क्लास है जो आप देख रहे हो, आई होप कि आपको मजा आएगा, क्योंकि आने वाले आगे मेरे क्लासेस के बाद ही इन सभी टीचर्स के क्लासेस आपको मिल जाएंगे। एंड आई होप कि आपको इनके क्लासेस बहुत मजा आएगा। मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि ये सारे के सारे एडुकेटर्स आर टॉप नॉच एडुकेटर्स, जो सच में मैं बता रहा हूँ आपको। देखो एडुकेटर्स तो बहुत सारे होते हैं और बहुत अच्छे अच्छे एडुकेटर्स भी रहेंगे, आई एम प्रीटी श्योर, ठीक है। बट यू नो व्हाट इज द गुड थिंग अबाउट देम, दैट दे जेन्युइनली केयर अबाउट द स्टूडेंट्स, लाइक दे आर, लाइक व्हेनेवर वी हैव एनी डिस्कशंस ना, तो इट इज ऑलवेज लाइक कि हमें क्वालिटी प्रोवाइड करना है, ठीक है ना। एंड दैट्स सच अ बिग थिंग, राइट, कि क्वालिटी प्रोवाइड करना है, कि बच्चों का अच्छा होना चाहिए। एंड दैट्स अ ग्रेट ट्रेट दैट आई फील, एंड दैट कैन बी वन ऑफ द रीजंस व्हेन यू कैन थिंक ऑफ द कॉम्प्रिहेंसिव बैच, जो है संकल्प कॉम्प्रिहेंसिव बैच, जो कि शुरू हो रहा है फ्रॉम द 15th ऑफ अप्रैल, जिनके डेमो क्लासेस अभी चल रहे हैं। एंड इट इज रनिंग इन एन एक्सक्लूसिव ऑफर ऑफ अ 50% डिस्काउंट फॉर जस्ट ₹9,000, ठीक है। ये टॉप लेवल स्कोरर्स आपके फरमान है कि अच्छा तो हो ही रहा होगा, ठीक है, दिमाग से निकाल दो कि भैया ऑफलाइन ही चाहिए, ठीक है। लाइव ऑनलाइन में मजा है, लाइव ऑनलाइन में आपको क्वालिटी मिलेगा और आपको मजा भी आएगा, ट्रस्ट मी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको, ज्वाइन द संकल्प बैच राइट नाउ, ठीक है। मैं वेट कर रहा हूँ 10 सेकंड, मन है तो अभी के अभी ज्वाइन कर लो। और भैया ये 50% का जो डिस्काउंट है ये कैसे लेकर आएंगे, आपको यूज करना है कोड साबू10, ठीक है। फिर बाद में भूल जाओगे, मैं बता रहा हूँ। अगर मजा आ रहा है, अगर विश्वास आ रहा है, तो अभी की अभी मैं आपके लिए 30 सेकेंड्स वेट करता हूँ, ठीक है। और अभी के अभी, अभी के अभी ज्वाइन कर लो। लिंक दिया हुआ है आपका नीचे, आपको कमेंट में लिंक मिल जाएगा, क्लिक करने का। साबू10 इस्तेमाल करो, क्या इस बारे में, साबू10, ठीक है, साबू10 इस्तेमाल करो और ये 50% में लेके चला जाओ, जस्ट मियर इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹9,000, ठीक है। एंड यू गेट अ 9 मंथ सब्सक्रिप्शन, ठीक है। तो साबू10 इस्तेमाल करने का मैं 30 सेकंड वेट कर रहा हूँ आप सबका, ठीक है, सो दैट यू कैन टेक अप एन इन्फॉर्म डिसीजन। नहीं तो क्या है, फिर बोलोगे भैया हाँ करेंगे करेंगे बाद में करेंगे, करना तो है भैया, फिर क्या ऑफर चला जाएगा, फिर बोलोगे भैया आप कोई ऑप्शन नहीं है क्या, ठीक है। उससे अच्छा है कि अभी ले लो तो बेटर रहेगा, ठीक है। उसका स्माइलिंग फेस दिख रहा होगा आपको, ठीक है, राइट। ओके 5 सेकंड्स मोर।
तो आई होप कि आपने ले लिया होगा, और अगर आपको और भी डेमो क्लासेस देखने हैं तो द फर्स्ट 5 क्लासेस आर एब्सोल्युटली फ्री. दिस इज द थर्ड लेक्चर दैट वी बीन प्रोवाइडेड. दिस इज द टाइम टेबल दैट वी आर फॉलोइंग, और इन टाइम टेबल्स में आकर आप इन सभी सारे टीचर्स के क्लासेस जो है कर सकते हो. ठीक है, मजा आया? यस सर, मजा आ चुका है. ठीक है, तो ये था आपका बेसिक्स अबाउट लॉ. ठीक है, इन द लास्ट 2 क्लासेस मैं बोलूंगा, फर्स्ट क्लासेस वाज बेसिकली ऑन इंट्रोडक्शन कि सीए क्या है, क्या करने वाले हो, बट इन द लास्ट 2 क्लासेस हमने पढ़ा था कि बेसिक कंसेप्ट्स कितना जरूरी है. आप समझे बात को. अगर आपको लॉ का मतलब ही नहीं पता, लॉ में क्या आता है, एक्ट्स रूल्स के बारे में पता ही नहीं, ठीक है, एक एक्ट बनता कैसे है, लाइक एक्ट बनता क्यों है, इज लाइक योर सेल्फ सेटिस्फैक्शन ना, कि पता रहना चाहिए कि आप क्या पढ़ने वाले हो, राइट. फिर कई सारे जो कंफ्यूजिंग पॉइंट्स होते हैं, जैसे पेनल्टीज, फाइन्स, सेक्शंस, सब सेक्शंस, चैप्टर्स, ये सब कुछ आपको पता नहीं था. जैसे नोट्स भी रहते हैं, नोट्स इसमें कुछ ना एक्सप्लेनेशंस एंड नोट्स भी रहते हैं आपके. ठीक है, टू एक्सप्लेन इट मोर बेटर. ठीक है, और बिसाइड्स दिस, सुनो सुनो सुनो, एक चीज मैं भूल ही के बताने के लिए, अरे भैया कैसे भूल गए, इनके अलावा, इनके अलावा सब एक्ट भी है, रूल्स भी है, एक्सप्लेनेशंस भी है, ठीक है, बहुत कुछ है, रूल्स वगैरह सब कुछ है भैया. उसके बाद भी कंफ्यूजन हो रहा है. क्या हो रहा है सर? कंफ्यूजन हो रहा है. ठीक है, कि इसका इंटरप्रिटेशन ये होगा या इसका इंटरप्रिटेशन ये होगा, या फिर किसी ने ना किसी ने ना इस लॉ का गलत फायदा उठा लिया, मेरी शक्तियों का गलत फायदा उठाया गया है. एक्ट और लॉ ऐसा बोल रहा है, लॉ ऐसा बोल रहा है कि ये इंसान ने इस लॉ का गलत फायदा उठाया. यानी कि सर, लॉ एक इंटेंशन से बना हुआ है ना, लॉ का एक इंटेंशन होता है, राइट, कि इस लिए लॉ बना हुआ है. बट ना लोगों ने क्या किया, रीड किया लाइंस को थॉरली, और उन्होंने अपना इंटरप्रिटेशन बना के लॉ का गलत फायदा उठाना शुरू कर दिया. क्या करना शुरू कर दिया? गलत फायदा उठाना शुरू कर दिया. क्या करे, क्या करे, गलत फायदा उठा रहा है. इसीलिए ऐसा ना हो, लॉ जिस वजह से बना है उस वजह के लिए बरकरार रहे, न्याय होता रहे, इसलिए वी हैव द जुडिशरी, वी हैव द व्हाट, जुडिशरी. ठीक है, जहां पे आपके पास में कई सारे स्पेसिफिक ट्राइब्यूनल्स है, जैसे जिसको हम लोग प्यार से एपलेट ट्राइब्यूनल्स भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? एपलेट ट्राइब्यूनल्स. ठीक है, एपलेट ट्राइब्यूनल्स. एंड देन यू हैव द बिगर कोर्ट्स, जैसे हाई कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट्स. ठीक है, तो यू हैव द lower tribunals. Okay, then you have the appellate tribunals, then you have the high court, and then the supreme court. ठीक है, ध्यान रखिएगा कि ये appellate tribunals में एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट आप रिप्रेजेंट कर सकते हो अपने क्लाइंट्स को, बट हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए आपको आपके पास में बार काउंसिल की तरफ से बार लाइसेंस होना पड़ेगा. ठीक है, यस सर. तो ये सब जरूरी है जानना, क्योंकि आगे जाके प्रैक्टिकली मैं तो एज्यूम यही कर रहा हूँ, मैं पढ़ा भी आपको इस तरीके से रहा हूँ कि आप सीए बन चुके हो ऑलरेडी. ठीक है, अंडरस्टूड? यस सर, एब्सोल्युटली फाइन सर, मजा आ गया सर, एकदम क्लियर है सर. ठीक है, यस सर. ठीक है, दिस वर ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ लॉ. सर हम लोग कौन से एक्ट से शुरू करने वाले हैं? सर आज ही शुरू करेंगे यार, एटलीस्ट कम से कम थोड़ा थोड़ा बोनी तो करवा दे इस एक्ट के बारे में, राइट. तो द फर्स्ट एक्ट जिनसे हम शुरू करने वाले हैं वो है द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. इस एक्ट से हम शुरू करना है. जैसे आज ना एक सॉर्ट ऑफ ट्रेलर हो गया आप लोगों के लिए. ठीक है, क्योंकि आगे जो पिक्चर है ना बहुत धमाकेदार होने वाला है, राइट. इसलिए दे फर्स्ट एक्ट दैट वी आर अबाउट टू स्टार्ट इज द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. कई सारे यूनिट्स है भैया इसमें. पहले ऑलरेडी 6 यूनिट्स थे, अब उसमें से और कुछ कुछ प्लेज, बेलमेंट, सब कुछ टॉपिक्स आ गया है. तो ये बहुत बड़ा पूरा का पूरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज देयर इन योर सीए फाउंडेशन लेवल. तो दो ऑप्शन, अब वापस से आपके पास दो ऑप्शन है, या तो सुनते ही डर जाओ कि हिम्मत हो भा क्या होगा मेरा, या फिर आण दो अच्छा ही है, हमें इतना कुछ सीखने मिल रहा है, मजा ही आएगा, भैया करा रहे हैं तो मजा ही आएगा. ये अप्रोच चाहिए आपको. ठीक है, पहले आप लोग एक्ट का नाम दिमाग में सेट कर लो. देखो, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872. आपको पूरा का पूरा, जब भी आप कोई भी सेक्शन रेफर करोगे ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो आपको पूरा रेफर करना एज पर सेक्शन 3 या एज पर सेक्शन 2 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. ठीक है, अंडरस्टूड बिल्कुल. यस सर. ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये जो एक्ट है ना, एक्ट, ये जो एक्ट है इसको आप प्लीज स्मॉल लेटर मत लिखिएगा. यू कैन नॉट राइट ACT. ठीक है, यू विल नॉट राइट ACT. सर याद करा रहे ना, ACT क्यों नहीं लिखोगे सर? मेरा मर्जी है सर, हम कुछ भी लिखे, आप याद मत कराइए, आप समझाइए हम लोग को. अरे बात तो समझो भाई, सुन तो लो. ACT स्मॉल वाला जो एक्ट होता है ना, दैट इज टू एक्ट, एक्टिविटी करना, किसी के हिसाब से करना, वो होता है एक्ट. और यहाँ पे क्या है? एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इसलिए ए जो है वो क्या रहेगा सर? ठीक है, और देखो ना साल, देखो ना 1872, साल क्या है भैया? 1872.
इतना पुराना एक्ट है भैया। सर ये कब इनैक्ट हुआ था? सर ये इनैक्ट कब हुआ था, ये बताइए सबसे पहले तो। सर ये 25 अप्रैल को इनैक्ट हुआ था, 1872। 25 अप्रैल में इनैक्ट हुआ था ये 1872 का। और सर ये शुरू कब हुआ? इट कमेंस्ड ऑन द 1 September 1872। यानी कि इनैक्ट तो हो गया था कब ये? 25 अप्रैल। इंटरेस्टिंग बात तो यही है कि इनैक्ट तो ये 25 अप्रैल में ही हो गया था 1872, बट ये कमेंस कब हुआ? ऑन द 1 September 1872। ठीक है, कमेंस ऑन द 1 September 1872। ठीक है। अब सर दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि भैया जब हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलते हैं तो आपके दिमाग में एकदम सिंपल क्वेश्चन है। देखो ये या तो मैं कराऊंगा आपको सेक्शन नंबर 1 2 3, तो मैं कराऊंगा ही आपको आगे जाके बढ़िया से कराऊंगा ही। बट आज थोड़ा बेस बिल्डिंग करते हैं, आज थोड़ी समझने की कोशिश करते हैं। इंडियन समझ में आ गया, एक्ट समझ में आ गया, बट द मेजर वर्ड क्या है यहाँ पे? द मेजर वर्ड इज व्हाट? कॉन्ट्रैक्ट। द मेजर वर्ड इज व्हाट? कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट वर्ड अगर आप समझ गए, कॉन्ट्रैक्ट वर्ड को अगर आप समझ गए, तो आपको ये कहीं ना कहीं एक्ट भी कहीं ना कहीं समझ में आ गया है बढ़िया से। राइट? तो ये कॉन्ट्रैक्ट वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, कि अगर कोई चीज कॉन्ट्रैक्ट होगा, अगर कोई चीज कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उस पे ये एक्ट लग जाएगा, आपके पास एक लीगल बाइंडिंग आ जाएगा, आप कोर्ट में जा सकोगे बिंदास तरीके से। राइट? तो ये कॉन्ट्रैक्ट वर्ड समझना बहुत जरूरी है। एंड सरप्राइजिंगली डे टू डे लेवल पे आप बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर करते हो। ठीक है, आपने अपना जो एक ऑफिस था उसको रेंट पे दे दिया, यू हैव एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। आपने कोई सामान का डील कर लिया, चाहे बाकी में चाहे किसी में, यू हैव डन अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, फिर आपने कोई नेगोशिएशन किया, कुछ बिजनेस डील्स किया, यू हैव एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो आप डे टू डे बेसिस में चाहे ओरल लेवल पे चाहे रिटन लेवल पे, यानी कि सर कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो ओरल भी चलेगा, यस सर, रिटन भी चलेगा, यस सर, चाहे ओरली चाहे रिटन में आप डे टू डे लेवल पे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते हो। ठीक है, बट अगर आपको ऑन द फर्स्ट प्लेस पता ही नहीं है कि जो मैं जिस चीज में मैं एंटर कर रहा हूं वो एक कॉन्ट्रैक्ट है, और उसमें मुझे एक एक्ट है जो बाइंड करता है, जिसे मुझे फॉलो करना जरूरी है, जिसने मुझे पावर दिया गया है कि मैं जो कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहा हूं वो सही है या नहीं, और अगर बाई चांस मेरे साथ में कॉन्ट्रैक्ट में कुछ गलत हो गया है तो मैं इस एक्ट को रेफर कर सकता हूं, विच इज द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो इसलिए डे टू डे लेवल पे आप बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को एंटर करते हो, बस शर्तें यह है कि आपको पता रहना चाहिए कि क्या वो वाकई में कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं। सर एग्जांपल बताइए। जैसे एग्जांपल है कि मेरे साथ में मेरा एक मित्र है, पुलकित। क्या नाम है सर? पुलकित। ठीक है, अब पुलकित ने मुझे बोला कि भाई कॉफी पीने चलते हैं। मैंने बोला चल, शाम को चलते हैं भाई, क्लास वास खत्म कर ले, अपने ऑफिस के सारे काम खत्म कर ले, निपटा ले, उसके बाद बिंदास चलते हैं, कॉफी वॉफी पीते हैं, भाई लोग तो भाई मिलेंगे, मजे आ जाए। अरे कॉफी पीने जा रहे हैं, समझे बात को आप? ठीक है ना, कॉफी पीने जा रहे हैं, कुछ और करने नहीं जा रहे, कॉफी पीने जा रहे हैं। ठीक है ना। अब बात क्या है कि कॉफी पीने जाने वाले थे, अब कुछ काम आ गया जरूरी मेरे पास में। ठीक है, तो हम कॉफी पीने नहीं जा पाए, फॉर सम रीजन आई कुड नॉट गो टू हैव अ कप ऑफ कॉफी। मेरा दोस्त बहुत नाराज हो गया। ठीक है, या फिर मेरा एक दोस्त है, ठीक है, मेरा दोस्त का नाम है से दिवांश। ठीक है, उन्होंने मुझे कॉल किया। ठीक है, फॉर सम रीजन आई कुड नॉट टेक अप द कॉल, या मैंने बोला सुन 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 मैं तुम्हें कॉल करता हूँ यार, तुझे कॉल करता हूँ, रुक। ठीक है, एंड फिर ना मैं भूल गया, एक्चुअली भूला नहीं, फॉर सम रीजन कुछ कारणों से, ठीक है, ओइंग टू क्लासेस एंड ऑल, आई कुड नॉट कॉल हिम बैक इमीडिएटली। और वो नाराज हो गया, उसने बोला रुक, हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, तूने बोला अरे मैंने शशांक भैया का फर्स्ट क्लास किया है, उन्होंने बोला है कि डे टू डे लेवल पे कॉन्ट्रैक्ट होता है, हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया भैया। ठीक है, तो मैं तो तेरे खिलाफ केस करूंगा, अब मैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को रेफर करूंगा, मैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को रेफर करूंगा और तेरे खिलाफ केस करूंगा। ठीक है, तो डोंट यू थिंक कि सच अ मैटर में, चलो ये तो चलो आपको समझ में आ रहा होगा हल्का हल्का थोड़ा सा, मतलब होता है ना मेलोड्रामेटिक एग्जांपल के थ्रू, कि ये तो ऐसा है कि इसमें पता चल जाए कि दोस्तों के बीच में क्या कॉन्ट्रैक्ट भैया, या फिर रिश्तेदारों के बीच में क्या कॉन्ट्रैक्ट, या फिर होता है ना कुछ ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, समझ रहे हो ना, जस्ट गुड फ्रेंड्स, ये लोग आपस में काफी वादा करते हैं कि हम कभी साथ नहीं छोड़ेंगे आपका, हम आपको घुमाने लेके जाएंगे, और फिर बाद में डीच कर देते हैं, क्या कर देते हैं? डीच। ठीक है, तो अगर डिच कर दिया बाई चांस, देन इन दैट केस क्या एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया था? कैन दे सू अगेंस्ट ईच अदर अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट? द आंसर इज कि सर जानना पड़ेगा कि आखिरकार कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं। ठीक है, तो कुछ केसेस मैंने ऐसे एग्जांपल्स आपको दिए हैं जहां पे यस इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, एंड कुछ आपको ऐसा एग्जांपल दिए डोमेस्टिक इन नेचर, सोशल इन नेचर, जहां पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना है, तो वहां पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी बाइंडिंग नहीं है। राइट?
इसीलिए कोई भी एक्ट को पढ़ने से पहले आई वुड हैव इजीली स्टार्टेड दिस एक्ट टुमारो, ठीक है, बट मैंने आज हल्का हल्का आपके लिए जर्म जो है ना, बोलते हैं ना, वो सीड दे दिया है, ताकि जर्मिनेशन का सीड दे दिया है, ताकि आपको हल्का हल्का क्यूरियोसिटी आ जाए कि आखिरकार ये एक्ट है क्या। ठीक है, तो जो कॉन्ट्रैक्ट वर्ड है ना, अगर हम लोग वो कॉन्ट्रैक्ट वर्ड को समझ जाए और ये कॉन्ट्रैक्ट वर्क शुरू कैसे होता है और ये क्या होता है, वो अगर हम समझ जाए तो हमें समझ में आ जाए कि वेदर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इस केस में एलिजिबल है या नहीं। मैंने एक सेल का काम किया, सेल का कुछ सामान मैंने बेचा, या मैंने पानी का बोतल बेचने का सोचा, आपको आपने लेने का भी सोच लिया, पैसों की भी डील हो गई, सब कुछ बात हो गई, उसके बाद आपने मना कर दिया, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट है? ठीक है, दोस्तों के साथ में घूमने जाना था, कोई बर्थडे पार्टी में जाना था, दोस्त को फोन करना था, मैं फोन नहीं किया, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया? क्या वो दूसरा वाला दोस्त या जो इंसान है वो मेरे खिलाफ केस फाइल कर सकता है या नहीं? तो द कंफ्यूजन इज देयर, ठीक है, बट डोंट यू थिंक बिफोर वी स्टार्ट द एक्ट देयर इज अ व्हाई व्हिच हैज टू बी आंसर्ड। एंड टुडेज क्वेश्चन जो आपको दिमाग में रखना है कि सर मैंने कई सारे एग्जांपल्स आपको दिए, आपको ये बताना है और आपको ये जानना है अगले क्लास में, ऑब्वियसली टू वेट फॉर द नेक्स्ट क्लास, ये थोड़ा सा ट्रेलर था आपके लिए नेक्स्ट क्लास के लिए कि आखिरकार ये कॉन्ट्रैक्ट था या नहीं था, और अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो क्यों है, ये जानना बहुत जरूरी है। एंड दिस इज द फर्स्ट एक्ट दैट विल स्टार्ट व्हिच इज द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जहां पे हमारा बेस मॉडल फर्स्ट विल नॉट बी कि डायरेक्टली हम सेक्शन नंबर से चले जाएंगे, सेक्शन नंबर 1 ये है, सेक्शन नंबर 2 ये है, बट पहले हम ये जानेंगे कि आखिरकार एक कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, कॉन्ट्रैक्ट बनेगा कैसे, और किन कारणों या किन किन केसेस में एक्चुअली एक कॉन्ट्रैक्ट बनता। मजा आया आज का डेट में? ठीक है, अगर आपको आंसर समझ में आ गया है कि कौन सा कॉन्ट्रैक्ट था मेरे एग्जांपल्स में, कि मैंने एक सेल एग्रीमेंट किया, ठीक है, सामान बेचने का, प्राइसेस वगैरह सेट हो गया, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट था? दोस्तों के साथ मैं घूमने जाना था, रेडी मारने जाना था, ठीक है, और मैं नहीं गया, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट है? आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपको क्या लगता है। एंड देन अगर आपको जानना है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, अगर आप एक्साइटेड हो, अगर आप वेट कर रहे हो, तो डेफिनेटली ट्यून इन टू टुमारोज लेक्चर, जहाँ पे हम लोग शुरू करेंगे कि सर आखिरकार ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और किन केसेस में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लगता है। ठीक है, और अगर आपको मजा आया, डेफिनेटली अगेन आई एम रिपीटिंग, यू कैन ऑलवेज ज्वाइन द संकल्प बैच, जहाँ पे आपको मिल रहा है एक्सक्लूसिव डिस्काउंट, एंड आप मेरा कोड यूज कर सकते हो, साबू। ठीक है, टिल देन गाइस, आई होप कि आपको आज का लेक्चर भी उतना ही आनंदमय लगा। राधे राधे एवरीवन, दिस इज योर होस्ट एंड दोस्त, आपका अपना शशांक भैया, and yes, take care, and I really hope that you fall in love with business laws.